हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एमसीक्यू पार्ट 2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। टाइमर आपके लिए यहाँ पर है। विद इन अ टाइम लिमिट आपको सॉल्व करना है। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर यूज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर डेटा सेट्स? योर ऑप्शंस आर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन या फिर नन ऑफ द अबव। एंड 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। चलिए, फिर भी मैंने आप लोगों को 40 सेकेंड्स दे दिया। आई थिंक इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं लेना है। वन सिंगल लाइनर क्वेश्चन है तो इतना टाइम क्यों लगाना है? इसमें तुक्का लगाने वाली कोई चीज है ही नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पोजन। सबसे पहले डिस्पोजन को समझ लेते हैं। देखो, डिस्पोजन का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो आपके एवरेज से, एवरेज मीन से कितना दूर है या कितना पास है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हर एक क्लास में स्टूडेंट हैं, उनके बच्चों के मार्क्स जो हैं मोस्टली 50, 49, 48 इस तरीके के मार्क्स हैं, तो यानी डिस्पोजन यहाँ पे बेटा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मैम अगर मैं 50 में से बात कर रही हूँ तो 50 में से मैम किसी के 50 है, किसी के 49, किसी के 48, यानी आसपास नंबर है। तो मैम ज्यादा दूर नहीं है ये हमारे मीन से। अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो भी आसपास आएगा। तो ये होता है आपका डिस्पोजल। ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो 50 में से किसी के 0 हैं, किसी के सीधे 50 हैं, किसी के 30 हैं, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि मैम डिस्पर्जन ज्यादा है, क्योंकि ये अगर हम इनका मीन निकालेंगे तो ये इससे थोड़ा दूर दूर पर है। दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यानी आपका जो डेटा है वो कितना दूर है, कितना पास है आपके मीन से, जो आप एवरेज निकालते हो उससे। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर सबके सेम नंबर होते तो कोई डिस्पर्जन ही नहीं है। 50-50-50 सबके होते तो जीरो डिस्पर्जन है। किसी भी तरीके का कोई फैलाव नहीं है डेटा के अंदर, स्प्रेड नहीं है डेटा। अब यहाँ पर बोला गया है कौन से मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। आपको पता होना चाहिए मेजर ऑफ डिस्पर्जन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट के अंदर आपका रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंसेस, मीन डेविएशन ये आते हैं जो आप कैलकुलेट करते हो। और रिलेटिव के अंदर सारे कोएफिशिएंट आते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ, जहां कोएफिशिएंट लग जाए वो रिलेटिव है। अब इसे बोला था कि कौन सा ऐसा डिस्पर्जन का मेथड है जहां पे आप दो या दो से ज्यादा सेट्स को कंपेयर करते हो। मैम कंपेयर तो हम एब्सोल्यूट में भी करते हैं और कंपेयर तो हम रिलेटिव में भी करते हैं। तो रिलेटिव वाला आंसर इसलिए सही है यहाँ पर कि एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो सिर्फ एक यूनिट लेके चलता है। अगर आप किलोग्राम में दोगे तो किलोग्राम में आंसर आएगा, मीटर में दोगे तो मीटर में आंसर आएगा। यानी सेम यूनिट होती है, उन्हीं को ही ये कंपेयर करता है। लेकिन जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पोजन है, ये किसी भी तरीके का आपका यूनिट हो, चाहे केजी हो, चाहे मीटर हो, चाहे लीटर हो, कोई सी भी यूनिट हो, क्योंकि ये यूनिट फ्री होता है। ठीक है। कोई सी भी यूनिट है उनको बीच में ये कंपेयर कर सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं कर सकता। अगर दो अलग अलग यूनिट आ गई, अगर दो अलग अलग यूनिट आ गई, सपोज करिए केजी एक लीटर है, कहीं कंपेयर करो तो ये नहीं कर पाएगा। तो कौन कर सकता है? रिलेटिव कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। In absolute measure of dispersion, the square root of variation is known as mean deviation, quartile deviation, variances या फिर standard deviation। तो देखो, अभी आपको ये चारों जो दिख रहे हैं ये टाइप्स हैं आपके एब्सोल्यूट मेजर के, जो मैंने अभी आपको बताया था। देखो, क्वेश्चन में से ही आंसर है, आंसर में से ही क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो आपको याद होना चाहिए कि एब्सोल्यूट के अंदर जो है मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंसेस, रेंज भी आता है इसी में, और स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपका रिलेटिव में कोएफिशिएंट्स आते हैं। जहां पे भी कोएफिशिएंट लग जाएगा ना आगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, तो सब समझ लेना यहाँ पर रिलेटिव है। अगर हम वेरिएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? वेरिएंस का स्क्वायर क्या बोला जाता है? वेरिएशन का मतलब वेरिएंस ही होता है। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन।
देखो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंसेस का स्क्वायर ही होता है, ये इस तरीके का, ये देखो मैं बना रही हूँ ना डायग्राम, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आ गया, वेरिएंस का स्क्वायर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल, डिफरेंट, जीरो या फिर नन ऑफ दीज, एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। जब हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसमें मीन मीडियन मोड का क्या रिलेशन होता है, इक्वल होते हैं, डिफरेंट है या जीरो है? चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज इक्वल। भाई जब मीन मीडियन मोड दोनों बराबर होते हैं तभी सिमेट्रिकल होता है, इस तरीके का। ये थोड़ा डायग्राम मेरा ऐसे ही बनेगा, पर ये समझ लेना इस तरीके का होता है। ठीक है, या बीच में ये आपका रहता है, इधर भी 50% रहता है बेटा और इधर भी 50% रहता है। यहाँ पर आपके मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। और जब आपके राइट हैंड साइड ज्यादा झुक जाता है तो पॉजिटिवली हो जाता है, लेफ्ट साइड ज्यादा झुक जाता है तो नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है, इससे बोलते हैं। जिसमें आपका मीन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन मीडियन एंड मोड इस, फॉर्मूला बता दो सीधे बस मोड का, और कुछ भी नहीं है। मोड का फॉर्मूला बताना है यहाँ पे। 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो गए हैं। इसमें आपको मोड का फॉर्मूला बताना है जहाँ पे मीन मीडियन दोनों का यूज हो रहा है। चलिए 30 सेकेंड इज ओवर एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थ्री मीडियन माइनस टू मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मोड इज लेस देन मीन देन द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सिमेट्रिकल, नॉर्मल, पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज पॉजिटिवली स्क्यूड, सी वाला। अब देखो, मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिखाया था, बनाया था, ये सेंटर बताया था आपको, ठीक है। कंडीशन क्या होती है मैम, मीन इज इक्वल टू, मीन को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना अपनी भाषा में, मतलब स्टेट्स की भाषा में ऐसे करके, मीन इज इक्वल टू, ये आपका मीडियन है, एम फॉर मीडियन, और मोड को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा स्टेट्स की भाषा में, जेड। ये तीनों बराबर होता है। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि बेटा जब इसका झुकाव ज्यादा इस तरफ आ जाए, इस तरफ राइट साइड, इट मीन्स पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है मैम, जो अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा, पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब ये होता है कि आपका बेटा मीन जो है वो बड़ा है, सबसे बड़ा मीन होता है, उसके बाद मीडियन आता है, और उसके बाद सबसे छोटा आपका मोड आता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मोड इज लेस देन मीन, जहां पर आपका मोड मीन से कम होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। यहां से ढंग से समझ लो, आपका राइट हैंड साइड की तरफ ये एकदम झुक जाता है,
काफी ज्यादा खिंचाव उस तरफ हो जाता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, जिसका मतलब है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, अब यहाँ पे ढंग से समझ लिया एक पॉइंट, अब नेगेटिव भी समझ लो। नॉर्मल कब होता है? जब तीनों इक्वल होते हैं। नॉर्मल कब होगा? जब इक्वल होंगे। अब बेटा आपका जो ये चार्ट है, अब मुझे थोड़ा सा मेरा डायग्राम बनाने का वो नहीं आता, मुझे थोड़ा सा ड्राइंग खराब है। ठीक है, अब इस तरफ चला जाए, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ज्यादा चला जाए तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली। नेगेटिवली में क्या होता है बेटा? नेगेटिवली के अंदर आपका मीन छोटा हो जाएगा, अभी मीन बड़ा था ना, मीन छोटा हो जाएगा मीडियन से, और मीडियन छोटा हो जाएगा मोड से। ये उल्टा कर दो तो ये हो गया नेगेटिवली स्क्यूड। आगे समझ में पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है, नेगेटिवली क्या है। और अगर इसका झुकाव राइट साइड चला जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है बेटा, और पॉजिटिव में मीन बड़ा होगा, यानी आपकी ये वाली सिचुएशन बनेगी, मीन बड़ा है मीडियन से और मोड से, ये इससे बड़ा है जेड, ये सिचुएशन है। और बीच वाली सिचुएशन नॉर्मल कब होती है? जब तीनों चीजें बराबर होती हैं, एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड। आ गया समझ में? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। द शेप ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बताना है आपको। यू शेप, वेल शेप्ड, जेड, जे है, जेड नहीं है, जे शेप्ड, नन ऑफ दीज, एंड 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं। अभी डायग्राम बनाया था तो वो डायग्राम आपको कैसा लग रहा था दिखने में, बताइए। चलिए, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज बेल शेप्ड। बेटा ये घंटी की तरह होता है, बेल आपने देखी होगी ना, घंटी, जो आपने मंदिरों में घंटी देखी है ना, उस शेप का माना जाता है इसे, बेल शेप्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव या नॉन ऑफ द अबव, बताइए। चलिए, अब बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन के लिए, मुझे लगा शायद आप लोग को थोड़ा सा टफ लगे ये क्वेश्चन। देखो भाई, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पहली बात तो इसलिए नहीं होता क्योंकि मैम इसमें स्क्वायर लग जाता है। तो जब भी आप नेगेटिव चीज का स्क्वायर करते हो, मैंने कहा -4 का करो स्क्वायर, तो क्या करोगे? प्लस का i16 आता है ना। ये तो कोई बेसिक चीज है, बहुत बेसिक है। अगर ये तो मैंने अपना तरीका बता दिया आपको शॉर्ट, लेकिन इसका लॉजिक कुछ और होता है। वैसे अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर करते हैं तो किसी भी डेटा का माइनस वाले डेटा का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर आता है, तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो ये तो थोड़ा थोड़ा हमारा वाला लॉजिक था। लेकिन अगर स्टेट्स के लॉजिक लॉजिक के हिसाब से देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही बताता है कि आपका डेटा कितना दूर तक है, कितना पास है। जीरो हो सकता है, मैंने आपको बोला था ना कि 50-50-50 सेम अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जीरो है। लेकिन अच्छा, ये डिस्टेंस को बताता है ना कि कितना दूर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पांच, मुझे मेरे कॉलेज से जाने में 5 किलोमीटर लगता है और आते टाइम भी 5 किलोमीटर लगता है, तो आप एक बार बताओ, कभी भी किसी को कहते हुए सुना है कि इसको -5 किलोमीटर लगा है या -2 किलोमीटर लगा है? अच्छा, मैं अगर किसी की हाइट आपसे बोलूँ कि मैं कहूंगी अच्छा ये 5.2 है, ये 5.3 है, तो कभी आपने सुना है कि ये -2 कम है, इससे -3 कम है? नहीं ना। इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं होता, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेटेड इंडेक्स नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 2, 3, 4, 5, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेटेड इंडेक्स नंबर को के दो टाइप्स होते हैं, वो
आह, मैंने आंसर ही बता दिया। चलिए, जब आंसर बता ही दिया है तो फिर कोई फायदा नहीं है। दो टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, टू कैटेगरी होती है, आपको याद होगा, एक तो वेटेड एग्रीगेट मेथड होता है, एक प्राइस रिलेटिव मेथड होता है, तो दो कैटेगरी होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज 100, 101, 198 एंड 1000, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, टाइम इज अप, एंड मैंने इसका राइट आंसर आप लोग को पहले भी बताया हुआ था कि 100 नंबर को हम लोग बेस ईयर मान के चलते हैं, 100। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिस्क्राइब्स ओनली मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन, नन ऑफ दीज, एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता बताता है, साथ ही साथ ये डायरेक्शन तो बताएगा ही। डायरेक्शन मैंने आपको नहीं बताया था, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जब दोनों चीजें साथ में चल रही होती हैं। भाई, आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपका वेट भी बढ़ रहा है। अगर एक ऊपर जाता है एक नीचे जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बताता है। प्लस ये मैग्नीट्यूड भी बताता है। मैं मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी बताता है बेटा। इसका आंसर या तो +1 या -1 के बीच में ही आता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये नंबर में भी बताता है आपको, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपको बताता है ये। इसीलिए दोनों चीजें यहाँ पर राइट हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज ऑल्सो रिफर्स टू एट रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y ऑन x, x कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होने वाला है, एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। चलिए, टाइम इज अप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखो, रिग्रेशन होता क्या है, पहले एक चीज समझो। कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन या रिग्रेशन एक चीज वो होती है जब किसी एक यूनिट में चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आए, और कितना चेंज आए बताने का काम करता है रिग्रेशन। मैम, समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बात बताओ, कार की स्पीड और पेट्रोल, कार की स्पीड और पेट्रोल, ये आपका एक्स हो गया, सपोज करिए, ये आपका वाई हो गया, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला कि अगर आपने 1 यूनिट भी स्पीड बढ़ा दी तो आपका पेट्रोल जो है वो 2 यूनिट खर्चा हो जाएगा, ठीक है।
यानी अगर मैंने एक स्पीड बढ़ाई यूनिट की तो एक बढ़ाने से दूसरे में बदलाव आया। भाई आप जितने स्पीड से गाड़ी चलाओगे उतना पेट्रोल आपका ज्यादा खर्च होगा, ये तो गाड़ी चलाने वालों को पता होगी, ठीक है भाई। कि आपने जितने ज्यादा स्पीड से भगाओगे गाड़ी उतनी ज्यादा पेट्रोल आपका खर्च होने वाला है। तो यानी एक वेरिएबल में चेंज होने में, आपने देखा ना एक्स के चेंज होने से वाई में क्या चेंज आया और कितना चेंज आया, कितना यूनिट का चेंज आया, यानी नंबर में बताना है आपको। वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ कि हमें y का x पे बताना है, y का असर x पे कितना हुआ वो बताना है। तो आपको आंसर भी वहीं से मिल जाता, y ऑन x, तो y ऑन x का ही आंसर होगा। y ऑन x तो y ऑन x तो सेम ही रहेगा, बस रिग्रेशन कोएफिशिएंट था और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following statement about the correlation coefficient is correct? Your options are: the correlation coefficient is unaffected by scale changes. Both the change of scale and the change of origin have no effect on the correlation coefficient. Correlation coefficient is unaffected by change of origin, is affected by change of origin and scale. बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, रट लेना, इसको नहीं भी याद हो, पर रटना क्यों है मैं समझा दूंगी। चलिए पहले आपको 30 सेकेंड देते हैं। मत रटो भाई, रटा हुआ जरूरी नहीं आपको याद आए एग्जाम में। आजकल तो एग्जाम देना एक मतलब अपने आप को मेंटली टॉर्चर करने जैसा हो गया आज के टाइम पे। तो गवर्नमेंट तैयारी करना, पढ़ाई लिखाई करना, मुझे लगता है आज के टाइम पे सब वेस्ट हो चुका है। पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, किताबों की कोई वैल्यू नहीं, किताबें और मोस्टली आपको धोखा ही देते हैं ना। जितनी बार आप उनके पास जाते हो आपका रिजल्ट जीरो ही आता है, आई थिंक। और जो बने हो आजकल, जो फ्री में ब्लॉग बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जिंदगी हमसे तो कहीं ज्यादा अच्छे जीते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ना उन्हें कोई टेंशन है, आराम से अपना पैसा भी कमा रहे हैं, है ना, फेमस भी हो जाते हैं। और या हम किताबों में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट एक मात्र एक ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है ओरिजिन का भी और स्केल का भी। यानी अगर आप डेटा के अंदर प्लस माइनस भी करते हो तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप उस डेटा में मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करते हो तो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक इकलौता है जो दोनों में ही इंडिपेंडेंट है, याद रखना। नहीं तो बाकी अगर आप पढ़ोगे ना, अगर आप बाकी चीजें पढ़ोगे जैसे रिग्रेशन वगैरह है, रिग्रेशन वगैरह है, तो उसमें जब ओरिजिन होता है प्लस माइनस करते हो तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो वो उसमें चेंज आ जाएगा रिग्रेशन के अंदर। लेकिन कोरिलेशन तो एकदम पक्का है, दोनों में उसको कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी लेस देन जीरो, या नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो का से कम तो नेगेटिव ही होता है ना, जीरो के बाद तो -1 -2 आ जाता है। कौन सा इनमें से है बेटा जो जीरो नहीं होगा? एंड आपके 30 सेकेंड्स होते हैं स्टार्ट अप। जैसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं होता है ना, ऐसे ही आपको बताना है। वही सेम था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वही चीज थी। ज्योमेट्रिक मीन में भी तो क्या करते हो, ज्योमेट्रिक मीन इसका राइट आंसर है, ये रूट लगाते हो रूट। तो इसके अंदर भी अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो नेगेटिव नंबर नहीं आता, अर्थहीन है यहाँ पे, वैल्यू लेस है यहाँ पे, मीनिंग लेस है, नेगेटिव में नंबर आएगा ही नहीं कभी भी ज्योमेट्रिक मीन का, क्योंकि इसमें भी हम रूट निकालते हैं और रूट हटा दोगे तो स्क्वायर हो जाता है, रूट हटा देते तो स्क्वायर लग जाता है, बात बराबर है, वही चीज है सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई हमारे मैथ्स में ना माइनस का, स्टेट्स के अंदर इनमें माइनस का कोई वैल्यू नहीं होती, समझ में आ रहा है? -36 कभी रूट का देखा है? कभी -2 रूट का देखा है? कभी नहीं देखा होगा ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेजर ऑफ एवरेज विच कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। तो बहुत आसान है भाई, मीन मीडियन हार्मोनिक मोड या मोड, मीन मोड। इसमें तो फटाक से 20 सेकंड में करो सॉल्व इसे तो। चलिए तो आपको पता होगा, एक से ज्यादा की वैल्यू मोड पे होती है। मोड, मोड रिपीट टू करता है ना, नंबर जितने बार रिपीट होते हैं। ये आपके आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं भाई, आप लोग के लिए क्वेश्चन खूब सारे हैं, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्पोजन द मेजर ऑफ डिस्पोजन कैन नेवर बी। ये सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बताइए। याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन कभी नेगेटिव नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं होता। बाकी पढ़ते हैं आगे। तो जब ये दोनों नेगेटिव नहीं होते तो ये दोनों किसका पार्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका पार्ट है, डिस्पर्जन का पार्ट है मैडम। तो डिस्पर्जन का पार्ट है, तो जब डिस्पर्जन का पार्ट ही नेगेटिव नहीं हो सकता तो डिस्पर्जन भी जीरो नहीं हो सकता। ये तो बहुत तुक्के वाली बात थी अगर आपने सोचा था। वही, जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो सकता मैम, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन का ही पार्ट है। तो ये भी कैसे हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी बताएगा भी किसी को कि हम -2 किलोमीटर कम चले, ऐसा नहीं होता ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ताकि आपको सारी चीजें ढंग से याद हो जाए। विच एवरेज वुड बी सुटेबल व्हेन क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल एंड रेशियोज, मीन मोड मीडियन, नन ऑफ दीज। बताइए कौन से ऐसे हैं इनमें से जो रेशियोज, अगर रेशियो में क्वेश्चंस हैं या रेशियो में क्वांटिटी है तो सबसे बेस्ट होता है उसको यूज करना। चलिए इसका राइट आंसर था नन ऑफ दीज। हर जगह ऑप्शन में सब कुछ मीन मोड ही नहीं होगा, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि बेटा इसका राइट आंसर है जियोमेट्रिक मीन। जब भी रेशियो की बात करी जाए और रेट्स की बात करी जाए, परसेंटेज की बात करी जाए, ज्योमेट्रिक मीन सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होता है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ऑल ऑफ दीज। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। देखो इस बार से आप लोगों का जो है सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आप पीवाईक्यू देख के कुछ नहीं कर सकते। सिलेबस चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तो अब कोई फायदा नहीं है पुराना कुछ भी देखने का। अब ये पेपर अपने मन से बनाएंगे जो भी ये बनाने वाले हैं। प्रीवियस देख के कुछ आइडिया लगाना इस टाइम पे बेकार है। ऑल ऑफ द अबव, मीडियन तो हर आप सीरीज में निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज ऑल्सो नोन एज मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर क्वार्टाइल रेंज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्योंकि अब आप आइडिया अगर सोचो कि मैम क्वेश्चन कैसा आएगा, तो ये तो मैम को भी नहीं पता क्वेश्चन कैसे बन के आएंगे, क्योंकि सब कुछ देखो सिलेबस चेंज हो जाता है ना, तो क्वेश्चन भी चेंज हो जाएंगे। प्रीवियस से क्या आइडिया लगा पाओगे जब वो सिलेबस में, जब कुछ सेम ही नहीं है तो क्या पीवाईक्यू लगाना है बताओ। तो अब तो वो नए तरीके से आपके लिए पेपर सेट किया जाएगा ना।
इसका राइट आंसर है आपका क्वार्टाइल डेविएशन। जो आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। याद होगा आप लोगों को ये चीज। फॉर्मूले जरूर लर्न कर लेना। देखो स्टैट्स में मेरे को तो ऐसे लगता है क्वेश्चन फॉर्मूले से ही ज्यादा आएगा, पता नहीं क्यों, मतलब इंट्यूशन है अंदर की कि क्वेश्चन फॉर्मूले से बहुत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, कंपैरेटिव मेजरमेंट, मेजर्स ऑफ चेंजेस, या ऑल ऑफ द अबव। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इंडेक्स नंबर परसेंटेज में आता है, दो बेस ईयर करंट ईयर के बीच का कंपैरेटिव करता है और उनके में क्या बदलाव आया है वो भी बताता है, तो ऑल ऑफ द अबव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला है। इफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.2, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपने फॉर्मूला देखा होगा ना, ये वाला बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई B/X, वही चीज है ये, और कुछ भी नहीं है। ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो 0.8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 0.2, 0.2, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इनका रूट कर दो, कितना आएगा करो। 0.8 कर लो भाई कैलकुलेटर से। 0.8 और 0.2, 0.16, 8 टू 16, ठीक है। अब इसका रूट करोगे, इसका रूट करो, उसका रूट करोगे तो आपका 40 आएगा, ठीक है। और जब ये लग चुका है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव, तो वैसे भी नंबर यहाँ था ही नहीं, तो प्लस का 0.40, जिसका भी आंसर आ रहा है। आप लोगों ने कैसे रूट निकाला है, देखो मैं आपको तरीका बताती हूँ पॉइंट वाला रूट निकालने का। ये 16 है, हटा दो, दो डिजिट है तो 100 आएगा नीचे भाई। जब यहाँ से ये पॉइंट हटा दोगे तो 2 0 नीचे आ जाएगा, 100 आ गए, है ना। इसको फ्रैक्शन में खोल लो, अब रूट लगा दो ऊपर। 16 का कितना होता है, 4 4 जा होता है, और 100 का कितना होता है मैम, 10 होता है। 10 होता है, अब डिवाइड कर दो 10 को 4 से, 10 4 जा 40, 0.4। इस तरीके से निकाल लिया करो अगर जिसको नहीं आता रूट निकालना। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का कौन सा मेजर नहीं है, और आपका 30 सेकंड स्टार्ट होता है अब। स्क्यूनेस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, अभी आपको बताया था ये तो। यानी तो बहुत आसान था, स्क्यूनेस।
देखो स्क्यूनेस जो है ना डिस्पर्जन नहीं है, ये असिमेट्री बताता है। असिमेट्री का मतलब आपका जो ये ग्राफ बना था, ये कितना आपका डेटा कितना बैलेंस है, कहीं झुका हुआ तो नहीं है, कहीं टिल्टेड तो नहीं है, ये बताने का काम करता है स्क्यूनेस। असिमेट्री को बताता है। चलिए, विच एवरेज इज बेटर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन या बोथ? ए एंड सी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब मैं मिक्स करके एमसीक्यू लूंगी ना, तो उसमें मैं आपको सेट्स के टफ क्वेश्चन दूंगी, ठीक है? अभी बेसिक तो कर लो, फिर उसके बाद जो आपका मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप देखना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। चलिए, इसका राइट आंसर है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हर हाल में सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ये रेट्स, रेशियो, परसेंटेज के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, विच प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला इज कंसिडर्ड आइडल अमंग द फॉलोइंग? पाशे, फिशर, डॉर्बिश या नॉन ऑफ द अबव? एंड 30 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिशर। मैंने आपको बोला था भाई कि फिशर जो है वो पाशे और लेस्पियस का ज्योमेट्रिक मीन होता है। प्लस इसने दोनों टेस्ट पास कर रखे हैं, कौन सा? टाइम फैक्टर और आपका, सॉरी, क्या था, टाइम रिवर्सल और फैक्टर। दो ये आपको कल बताए थे मैंने, इन दोनों को इन्होंने पास किया हुआ है, इसलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। चलो, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस? यानी कार्ल पियर्सन का भी फॉर्मूला है ये सेम। चाहे तो रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला लिख लो, चाहे कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लिख लो, सेम है ये। अगर इसकी जगह मैं लिख देती कार्ल पियर्सन, तो भी आप आंसर सेम वही लगाते। तो बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा द इन्वेस्टिगेटर कॉन्टेक्ट थर्ड पार्टी कॉल्ड विटनेसेस कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड या नॉन ऑफ द मेथड? इसमें से मैंने कुछ पीवाईक्यूज भी लिए हैं जो मुझे लगा है कि इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन जो है, मतलब जो मैच कर रहे हैं आपकी सिलेबस से, वहां से मैंने कुछ आपकी पीवाईक्यूज भी ले लिए हैं, तो टेंशन मत करना कि मैम आपने पीवाईक्यू नहीं कराए, ठीक है? जो आपकी सिलेबस से मैच कर रहे हैं वो पीवाईक्यूज मैंने ले लिए हैं इस सेशन में। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इसमें ये बोला गया है, जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो, प्राइमरी डेटा खुद से, तो इन्वेस्टिगेटर जो है जिससे जानकारी चाहिए उससे ना पूछकर किसी और से पूछता है। अच्छा, रिश्ते में ये बहुत सारी चीजें होती है, जब कोई भी रिश्ता देखने जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं अपनी लड़की का या लड़के का, तो वो उनसे डायरेक्ट वो चीज नहीं पूछते हैं। अगर गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो उनके पड़ोसी से पूछते हैं कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, इनके घर कैसा है, इनका खानदान कैसा है, यानी तीसरे बंदे से पूछते हैं उसके बारे में। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। चलिए, नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन, व्हेन द क्वेश्चनर्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द आइडिया दैट द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर टू द रेस्पोंडेंट, सच क्वेश्चनर्स आर कॉल्ड डिस्गाइज्ड, नॉन डिस्गाइज्ड, बोथ एंड नाइदर, नीदर ए और बी। यानी क्वेश्चनर वो होता है जहाँ पे अपने पहले से प्रश्न लिख रखे होते हैं, ठीक है? उनको इस तरीके से बनाया गया है कि जो जवाब देगा उसको पता है कि आप क्यों आए हो, क्यों पूछताछ कर रहे हो, क्या जानकारी आपको चाहिए, उसको सब कुछ पता है। तो उस क्वेश्चनर्स को क्या बोला जाता है?
चलिए, इसका राइट आंसर है आपका नॉन डिस्गाइज्ड, यानी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन डिस्गाइज्ड। पता है उसे रिस्पोंडेंट को, उसको पता है उसको क्या जवाब देना, आप क्यों आए हो, उससे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो नॉन डिस्गाइज्ड यानी कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन डिस्गाइज्ड वो होता जब आप चुपचाप जाते हो और आप सामने वाले को बताते नहीं कि आप क्यों आए हो, क्यों सवाल पूछ रहे हो, वो होता है डिस्गाइज्ड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस या फिर क्लस्टर। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। चलिए, इसका राइट आंसर है क्लस्टर। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का है, नॉन प्रोबेबिलिटी का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डैश अकर्स बिकॉज द पर्टिकुलर सैंपल सेलेक्टेड इज एन इम्परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। रैंडम सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, रिस्पॉन्स एरर, नॉन रिस्पॉन्स एरर। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, 1 मिनट आपके लिए आई थिंक काफी है। इससे ज्यादा इसके लिए टाइम नहीं देना चाहिए। देखो, इसका आंसर है रैंडम सैम्पलिंग एरर। यानी सिंपल सी बात है, आपने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया 10 लोगों का, 20 लोगों का, और वो जब सैंपल आपने देकर आए तो असलियत कुछ और ही निकली, यानी आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा आपका सैंपल। अगर मैंने कहा कि 10th में मैंने 20 बच्चों से पूछा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो सबने बोला 90%, तो मैंने देखा बोला कि भाई 90% रिजल्ट है बच्चों का 10th का। लेकिन जब ओवरऑल पॉपुलेशन पे पता चला कि 90% तो रिजल्ट है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग एरर। ठीक है। तो अब देखो, दूसरा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर है। नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर ही आपका रिस्पॉन्स एरर और नॉन रिस्पॉन्स एरर आता है। ठीक है। इसी के अंदर ये आपके खुद का एरर की वजह से भी हो सकता है, आपने डेटा सही से नहीं लिखा है या आपने सही से सर्वे नहीं करा है। नॉन सैम्पलिंग एरर में आपकी खुद की क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। इसके दो टाइप होते हैं, रेस्पॉन्स और नॉन रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स एरर वो एरर होता है कि जानबूझ के कोई गलत जवाब दे रहा है आपको, आप पूछ रहे हो, वो जानबूझ के आपको मैनिपुलेट कर रहा है। नॉन रिस्पॉन्स एरर, जो आपने कुछ सेलेक्ट किए थे लोगों को, उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया कि हम रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। होता है ना, आप लोगों ने टाइम मांगा कि हम आपसे कुछ पूछेंगे, उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। आ गया समझ में? रैंडम सैम्पलिंग एरर, जब आप सैंपल कलेक्ट करते हो और आपके सैंपल ने आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करा। नॉन सैम्पलिंग एरर होता है जो आपकी गलती से हो सकता है, आपका डिजाइन, सर्वे डिजाइन गलत कर दिया है या कुछ क्लरिकल गलती कर दी है। उसमें दो टाइप होते हैं, रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जब होता है जानबूझ के कोई गलत बता रहा हो आपको, जानबूझ के लोग गलत बताते भी हैं। नॉन रिस्पॉन्स वो होता है कि आपने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया था, उन्होंने जवाब देने से ही मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। ठीक है। एक एक लाइन में समझा दिया, बस इतना काफी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज विच डिवाइड एंड ऑर्डर डेटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल या डिसाइल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 पार्ट में अगर किसी भी को डिवाइड कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत आसान है। अभी आपके काफी हद तक क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अभी भी आपके पास काफी क्वेश्चंस हैं करने के लिए। करिए, चलिए।
चलिए इसका राइट आंसर है डिसाइल। आपको पता है 10 डिसाइल। चलिए नेक्स्ट, अब फटाफट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा खींचना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। इन पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन, मीन की वैल्यू क्या होती है बताइए। मैक्सिमम, मिनिमम, लाइज बिटवीन मोड एंड मीडियन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अभी आपको बताया था मैंने कि जब पॉजिटिव होता है तो मीन क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, क्या होता है, और नॉर्मल होता है तो क्या होता है, और लेफ्ट साइड में झुक जाता है नेगेटिव तो क्या होता है। इसमें इतना सोचना नहीं है। चलिए 30 सेकेंड्स काफी है, इससे ज्यादा अब मैं टाइम नहीं दूंगी। मैक्सिमम, मैंने आपको बोला था ना, मीन ज्यादा हो जाता है मीडियन और मोड से, और लेफ्ट साइड जाता है तो मीन सबसे छोटा हो जाता है नेगेटिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्यूनेस टेल्स अबाउट द। देखो स्क्यूनेस आपको असिमेट्री तो बताता ही बताता है, एक चीज और बताता है, वो आपको यहाँ बतानी है। अमाउंट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इन नन ऑफ दीज। इसके लिए सिर्फ आपको 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे। अब जो जितना इजी क्वेश्चन उतना कम टाइम। चलिए इसका राइट आंसर है आपका डायरेक्शन। ये डायरेक्शन भी तो बताता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव की डायरेक्शन, ये तो होता है कि पॉजिटिव की तरफ झुका या नेगेटिव की तरफ झुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस। देखो मैंने आपको अभी यही बताया था, सेम फॉर्मूला है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था ना, कार्ल पियर्सन आ जाए चाहे मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ जाए, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे बेटा आपका सी वाला ऑप्शन, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई एस टी, सेम फॉर्मूला है, याद रखिएगा कार्ल पियर्सन का। ये रिपीट हुआ है अभी दोबारा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज ऑफ मीन एंड मोड एंड मीडियन क्या होती है बताओ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोइंसाइड, वेरी, कैन कोइंसाइड और वेरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिमेट्रिकल मतलब बराबर, सिमेट्रिकल का मतलब बराबर, तो बराबर में क्या होती है, मीन, मीडियन, मोड। चलिए 30 सेकेंड्स ओवर हो गए हैं, इसका राइट आंसर है कोइंसाइड, यानी एक साथ मिलते हैं तीनों जगह, एक ही जगह पे जाके तीनों मिलते हैं, बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगेन फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कैली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, बताइए। इसके लिए भी सिर्फ आपको 30 सेकेंड से मिलेंगे, बताएं। इसका राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, P10 + 90 -2 मीडियन डिवाइडेड बाई P10, और D1 + D9 -2 मीडियन डिवाइडेड बाई D9 - D1, दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं, लर्न कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल डज नॉट बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल, कोरिलेशन वुड बी कॉल्ड लीनियर, नॉन लीनियर, बोथ या नीदर। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। इसमें बोला है जब आप एक वेरिएबल में चेंज करते हो तो दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता, सेम रेशियो में चेंज नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन लीनियर। देखो लीनियर वो वाला होता है बेटा जब आपका अगर एक चीज बढ़े, मैंने आपसे बोला कि 1 रुपए में 10 टॉफी मिल रही थी, तो 2 रुपए में 20 मिल रही है, 2 रुपए में कितनी मिल रही है, 20 मिल रही है, 3 रुपए में कितनी मिलेगी, 30 मिलेगी। यानी आप देख रहे हो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है, 10-10 का ही अंतर है, 10-10 का ही डिफरेंस है, तो इसे बोलते हैं लीनियर।
लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि 1 रुपए में 10 टॉफी मिलती है, दो में 50 मिलती है, दो में कितनी मिलती है, 50 मिलती है, तीन में 60 मिलती है, तो यानी कोई भी सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है ये, उसे बोलते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, तो आपका आंसर है नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बताइए। There is a linear relationship between variables, cause and effect relationship exists, variable need not to be normally distributed, या फिर none of these। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द वेरिएबल्स नीड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। गलत है बेटा, नॉट नहीं आएगा, नीड भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तीन ही तो इसके फीचर्स हैं। एक तो लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, लाइन में सेम प्रोपोर्शन के साथ बड़े, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए, एक का कॉज दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है वो बताता है। तीसरा, इसके वेरिएबल जो है बैलेंस्ड होने चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, नॉट, जबकि ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्पियोस इंडेक्स मेजर चेंज इन डैश ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिक्स मार्केट बास्केट, वेरिएबल मार्केट बास्केट, बोथ या नीदर। चलिए 30 सेकेंड्स आर ओवर। अब इसके बाद इसका राइट आंसर है आपका फिक्स्ड मार्केट बास्केट। देखो, लेस्पियर्स ये बताता है कि पहले आप 2 किलो चीनी ले रहे थे, 1 किलो आप चाय पत्ती ले रहे थे, 1 किलो आप दाल ले रहे थे, 2010 में। 2010 में आप इतना सामान लेते थे तो आपको कितने का पड़ता था। तो अब लेस्पियस इंडेक्स ये बोलता है कि अब 2026 चल रहा है, तो 2026 में बताओ, सेम बास्केट होना चाहिए। सेम बास्केट का मतलब अभी भी आज भी 2 केजी चीनी होगी, 1 किलो चाय पत्ती होगी, 1 किलो दाल होगा, आज भी वही अमाउंट लेके चलना है और बताना है कि कितना प्राइस में बदलाव आया है। सेम फिक्स बास्केट होना चाहिए, वही चीज, वही राशन, सेम। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, नंबर ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्री, हाइट, नंबर ऑफ रूम्स इन अ हाउस, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए, कंटिन्यूअस का कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर टफ भी हो सकता है जिसको नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर है आपका हाइट। अच्छा एक बात बताओ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या होता है। डिस्क्रीट जब आप 1 2 3 बताएं तो मशीन्स कितनी बताते हो। मैम हम मशीन बताते हैं कि कितनी है हमारे पास। आप बताते हो ना नंबर ऑफ मशीन्स, एक कभी ऐसा कहते हैं मैम 1.5 रूम है, 1.3 रूम है, मैम 1.2 रूम है, या 1.3 मशीन्स है। नहीं ना, डिस्क्रीट में बताते हो मैम, एक मशीन, दो मशीन, 2 कमरे, 4 कमरे। लेकिन हाइट को आप पॉइंट में बता सकते हो, 5 फुट 4 इंच, 3.4, 5.67। तो कंटिन्यूस वेरिएबल में हम लोग पॉइंट्स में भी बता सकते हैं, इसलिए हाइट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द क्लास इंटरवल आर फिक्स्ड दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, इट इज नोन एज इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, बोथ या नीदर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए।
जब मैं आपसे बोलूं कि एक की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन जाती है, यानी अगर मैं कहूँ 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, तो देखो 10 पहले क्या था, अपर लिमिट था मैम, ये वाली लोअर होती है और ये वाली अपर होती है। तो ये अपर लिमिट दूसरे वाले में जाकर लोअर बन गई है। ये 20 फिर यहाँ आ जाएगा, 20 से 30। तो जो अपर वाली थी वो दूसरे वाली लाइन में लोअर बन जाती है, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। द मीडियन इज द डैश परसेंटाइल वैल्यू। द मीडियन इज द डैश परसेंटाइल वैल्यू, फिफ्थ, 10th, 25 या 50। इसमें कोई टाइम वाइम नहीं है, अब खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। देखो भाई, मीडियन का मतलब ही 50 होता है, तो 50 लगा दो। मीडियन का मतलब 50-50, बीच की वैल्यू, इसीलिए मीडियन जो है वो 50th वैल्यू होती है। चलिए, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एमसीक्यू पार्ट में, मनी, बैंकिंग और गवर्नमेंट बजट। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।